हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 10th क्लास है हमारी और बेसिकली हम लोग ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 आपका प्रारंभ कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 3 है आपका जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज को हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए किस तरह महत्वपूर्ण है जल संसाधन और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। इस बेसिस को हम लोग आपका इस चैप्टर पर हम लोग बड़ा गौर करके और एक बिंदुओं को हम लोग इस पर बात भी कर लेंगे। तो फिलहाल आप चैप्टर को गौर करके देखिए। सबसे पहले आप बताइए जल संसाधन के रूप में आप कैसे समझते हैं कि आपके लिए वाटर रिसोर्सेज है क्या? रिसोर्सेज है तो यानी कि आप उसको यूज करते होंगे। यूज करते हैं तो आप किस किस फॉर्म में किस तरह से उसको यूटिलाइज करते हैं ये आप मेरे को बताइए। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं और पढ़ता हूं और इसको समझाता हूं आपको क्या है हमारा वाटर रिसोर्सेज और क्या इसके डिग्रेशन पॉइंट है और क्यों हमारे लिए आपका बेनिफिशियल है और क्यों हम लोग उसको सेव करने की हमेशा बात करते हैं। अब देखिए पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में बाढ़ आई दिल दहलाने वाली रिपोर्ट को देखा है? अब आप असम को छोड़ दीजिए, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में स्थिति को देख लीजिए कि वर्तमान समय में जो अभी बारिश हुई है उस वर्षा की वजह से क्या हुई है, हैवी रेनफॉल की वजह से हमारे यहाँ फ्लड आ गई है, बाढ़ आ गई है और गंगा नदी का जो जल स्तर है वो काफी जो एक खतरे का निशान है उससे ऊपर चला गया है। ठीक, हे भगवान तुम्हें क्या प्रलय मचाई है। तो हम किसको ब्लेम कर रहे हैं? ब्लेम टू गॉड। हम क्या करें कि भगवान तुमने कैसी प्रलय मचाई है, रास्ते में जो कुछ नया जो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गए। फ्लड का काम क्या है? जो भी रास्ते में आ जाए उसको बहाकर बर्बाद कर कर फ्लड अपने साथ ले जाती है। भाई यही तो काम है, छोड़ थोड़ी है। क्यों? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बच्चों? देखिए चिंटू, हाँ चिंटू मैंने देखा है। क्या यह आश्चर्य नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे? मेरे पिताजी मुझे बता रहे हैं कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीजें काफी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? कारखानों में भी जल विद्युत संयंत्र की पैदा स्थिति के ही चलता है। अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदी और अन्य जल स्रोत, झरने, झीलों, पोखरों तथा मरु उद्यानों के आसपास क्यों बसा था। आप कह रहे हैं कि अब मैं समझ सकती हूँ कि जो विभिन्न युग हैं, जो अलग अलग टाइम पीरियड रहे हैं, क्या कारण है कि जितना भी मानव बसाव है, जो बस्ती है, जो डेवलप हुई है नई नई, वो पानी के झरनों के पास पड़ोस में क्यों हुई है। अब मेरे को ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। अब स्पष्ट हो गया है तो और जानकारी जो है हम लोग इसमें चैप्टर में आगे गौर कर कर एक एक करके हम लोग आपका इसको अच्छे से देखते हुए चलेंगे और इसको पढ़ते हुए चलेंगे। कह रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। 3/4 किससे ढका है? जल से ढका हुआ है। परंतु इसमें प्रयोग में लाने वाला अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। कैसा है? अलवणीय। हमारे पास जल कैसा है? देखिए हमारे पास सागर में, महासागरों में, झीलों में, आपका तालाब में, झरनों में, नदियों में, बर्फ हिमखंडों के रूप में और ग्राउंड वाटर के रूप में हमारे पास जल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जितना भी हमारे पास समुद्रों में जल है वो खारा जल है। क्लियर है? लवणीय है। और हमारे पास अलवणीय जल जो आपका पीने योग्य, जिसको हम आपका मीठा पानी भी कहते हैं, पीने योग्य जल को हम लोग मीठा पानी बोलते हैं, का अनुपात क्या है? बहुत कम है। यह अलवणीय जल हमें सतही अपवा और भौम जल से प्राप्त होता है। या तो हम आपका ग्राउंड वाटर से इसको देखते हैं तो हमको मिल जाता है, जिनका लगातार नवीकरणीय और आपका पुनर्भरण जल चक्रीय द्वारा होता रहा है। सारा जल चक्र में गतिशील रहता है, इससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। और क्या होता है? जो जल है वो आपका सुनिश्चित आपका नवीकरण होता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है
और जल एक आणविकरणीय संसाधन है, तब विश्व में अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे हो सकती है। आणविकरणीय का मतलब है, नवीकरणीय का मतलब हम उसको पुनः रिचार्ज कर सकते हैं। और 3/4 पार्ट पर 3/4, अब आप मुझे हिसाब लगाइए, 3/4 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। 25 चौका 100, ठीक है, और 25 या 75, यानी कि 75% भाग पर क्या हो गया आपका, जल हो गया। आप सोच कर देखिए, जब आपका 75% भाग पर आपका जल है, तो इतने बड़े क्षेत्र पर जल होने के बाद फिर हमें पानी की क्या समस्या, हमें तो जल की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो फिर हमें जल की कमी कैसे हो सकती है, ये भी एक प्रश्न है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जाती रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल में निहित कमी झेलेंगे। आप झेलेंगे 2025 में, ठीक। क्यों झेलेंगे, अब आप मुझे बताइए। अभी आपका विषय है, थोड़ा सोचिए क्या कारण है। वो ये कह रहे हैं कि जल की कमी को झेलेंगे। बात कर रहे हैं जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। क्या कारण है कि जल दुर्लभता और जल संरक्षण प्रबंधन की आवश्यकता है, क्या कारण है इसके, इसको हमें देखने की, गौर करने की आवश्यकता है। देखिए, जल के विशाल भंडार और इसके नवीनकरण योग्य गुणों से होते हुए यह सोचने में बिल्कुल मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है। और कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल बात है, और हमें सोचना पड़ता है कि जो जल है वो बड़ा ही दुर्लभ है, ठीक। और इसके विषय में हमको गौर करना पड़ता है कि जल हमारे पास कम है। जैसा कि हम जल की कमी की बात करते हैं, तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्र या सूखे ग्रस्त इलाकों में ध्यान आता है। जैसे हम बात करें कि जल की कमी है, तो जहां पर आपका सूखा पड़ा हुआ है, जहां पर वर्षा कम होती है, हमको वो चीज तुरंत ध्यान आने लगती है। हमारे मंच और पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल के भरे मटके संतुलित करती है। तुरंत यही आएगा कि जल कम है तो राजस्थान में ऐसी स्थिति रही होगी। एक इजमिनरी जो कॉन्सेप्ट है माइंड में बनता है। जल भरने के एक लंबा रास्ता तय करती है, पनिहारी के चित्र हो जाते हैं। सच ये है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान की विभिन्नता है, परंतु समय अधिक, जल की कम, अति शोषण, अति प्रयोग और अति समाज के विविध वर्गों के जल का असमान वितरण के कारण है। और ये सारी चीजें किसने है, ये पॉइंट ऐसे हैं जिनके कारण ये सारी चीजें हैं। ठीक, एक बार इसको देख लीजिए कि किन चीजों के कारण ये ऐसी समस्या जो है उत्पन्न हो रही है, ठीक। क्यों है ये सारी चीजें, किस तरह से है। तो जितना आप जल संसाधन के विषय में पढ़ रहे हैं, तो पहला आपको पॉइंट ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जल की कैसी है, प्रचुर मात्रा है, अच्छी उपलब्धता के रूप में है, एक, और हमें पर्याप्त रूप में जो है जल हमारे पास है। लेकिन हमारे पास पीने योग्य कितना है, ये एक बड़ा प्रश्न के रूप में हमारे सामने आ सकता है। देख लिया। आगे बढ़ जाएं। कह रहे हैं क्या यह संभव है कि
किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी जल की दुर्लभता हो, कि वहां पर जल संसाधन पर्याप्त हो फिर भी जल की उपलब्धता हो और वहां पर कमी दिखाई दे। हाँ, तो हो सकता है। देखिए हमारे यहाँ उत्तराखंड में कितनी नदियां निकलती हैं, कितने हिम ग्लेशियर हैं, लेकिन पहाड़ों के घरों में आज भी जल की समस्या बनी हुई है, वहां तक पहुंचता नहीं। हमारे कई शहरों में इसके उदाहरण है आता है। आप देख सकते हैं कि जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और इसके परिमाण स्वरूप जल की जो मांग है और उसकी असमान वितरण का परिमाण हो सकता है। जल अधिक संख्या के लिए घरेलू उपयोगी में नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुष्क ऋतु में ही खेती की जा सकती है। सिंचित कृषि में जल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। शुष्क कृषि यानी कि ड्राई एग्रीकल्चर टेक्निक सूखा प्रतिरोधी फसल के विकास द्वारा कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। यानी ऐसे क्षेत्र में अगर आप लोग रिवोल्यूशन ले आते हैं तो बड़ी आवश्यकता है। क्लियर है? चलिए देखिए इसको। अब ये एक इमेज थोड़ा सा आप गौर करके देखिए। इजराइल में बेसिकली एक टेक्निक पॉइंट है। देख लिया? अब देखिए एक और इजराइल जहां 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाला देश है। सोच के देखिए, इजराइल में एवरेज वर्षा 20 टू 25%, आपका 25 जो है एवरेज रेनफॉल है। कहां पर? इजराइल में। ठीक। दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले हमारे देश में प्रति वर्ष किसी सूखे की आवश्यकता को झेलना पड़ता है। और हमारे यहाँ क्या है? 114 सेंटीमीटर एवरेज। एक इजराइल में कितना है? 25 सेंटीमीटर। और भारत में कितना है? 114 सेंटीमीटर। फिर भी हमारे यहाँ सूखा है। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप के अनुसार उचित प्रबंधन न होने के कारण वर्षा का जल नदी नालों में बहकर समुद्र में पहुंच जाता है। हमारे पास क्या नहीं है? एक जल प्रबंधन नहीं है। और जल प्रबंधन नहीं होने की वजह जल जो है नदियों नालों में आपका बहाकर पहुंच जाता है, जिससे वर्षा के बाद के जल लगभग 9 महीने देश के पानी की कमी होती है। यही मूल कारण है कि देश में जलीय अभाव है और हमें उचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण करना चाहिए। बेसिकली हमारे पास जल बहुत है, जो भी हमारा वर्षा का जल है हम इसका मैनेजमेंट नहीं कर पाते और आखिरकार हमको ये वाली जो स्थिति है ये देखनी पड़ती है कि पानी के लिए लाइन लगाना पड़ता है। सोच कर देखिए, आज भी हमारे लिए जल पीना एक सबसे बड़ी समस्या के रूप में खड़ा हो गया है कि हम कैसे करें, जल हमको कैसे मिले, इस सबसे बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने है। ठीक। आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और ट्यूबवेल है। बिल्कुल है, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, अपने खेतों पर आप देखेंगे निजी नलकूप लगा रखे हैं, ट्यूबवेल लगा रखे हैं, जिनके सिंचाई करके उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। सिंचाई होगी, इरिगेशन होगा तो आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्लियर है? परंतु आपने सोचा है कि इसका परिमाण क्या हो सकता है? अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो लोग स्वयं खुद सिंचाई कर रहे हैं, इसके कारण भूम जल स्तर यानी कि ग्राउंड वाटर नीचे गिर सकता है, यानी कि ग्राउंड वाटर का पानी कम हो सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ है और विकास के अवसर प्राप्त हुए हैं।
आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनीज को बोलते हैं एमएनसी, एमएनसी बड़े औद्योगिक घराने के रूप में फैली हुई है। उद्योग से बढ़ती हुई संख्या के कारण अलवणीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, यानी कि प्रेशर हो रहा है कि उद्योगों को अत्यधिक जल के अलवणीय तथा उनके चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसकी काफी हद तक जल आपूर्ति से है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत की लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहर की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की भी आवश्यकता में बढ़ोतरी हो गई है, अपितु इसे समस्या समाधान और भी गहन हुआ है। यदि आप शहरी आवास समिति में या कनोलियल पर नजर डालते हैं तो उनके अंदर जल आपूर्ति नलकूप की स्थापित है। इससे कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों का अति शोषण हो रहा है, इनकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल की दुर्लभता और मात्रात्मक पहलू की ही बात की है। किसकी बात की है? कि जल, जो बाप का जल है उसकी दुर्लभता की, और उसके एक पहलू की हमने आपका बात की। आओ हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यकता के लिए काफी जल संसाधन है। ऐसा है जहां लोगों के लिए काफी जल संसाधन, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बना रहा है कि लोगों की आवश्यकता के प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट रसायन, कीटनाशकों और कृषि के प्रचुर उर्वरकों प्रदूषण रहा है, मानव उपयोग के लिए भी खतरा रहा है। सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में गुणवत्ता के सुधार लाने का, विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने में सर्वोत्तम प्राथमिकता दी है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर सेवा स्तर के नीचे का योग्य पाइप आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया है। प्रति व्यक्ति 55 लीटर, इसका लक्ष्य है जल जीवन मिशन का, और सर्वोच्च प्राथमिकता दी है किसको? जल को। ठीक, देखिए इसको, देख लिया? चलिए देख लीजिए। चलिए, कोई डाउट है? चलिए, अपने अनुभव कर लिया है कि होगा कि समय की मांग है, हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करेंगे, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएंगे, खाद्यान्न सुरक्षित करेंगे, अपनी आजीविका उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करेंगे, हमारे प्राकृतिक परितंत्र को निम्नीकृत यानी डिग्रेडेशन होने से बचाएंगे, जल संसाधनों की अतिशोषण और कुप्रबंधन, इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है, पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिनका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। यानी क्या पड़ सकता है? गंभीर प्रभाव आपका पड़ सकता है। बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना, समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? हमारे पास बहुउद्देश्यीय नदी परियोजनाएं हैं, समन्वित जल प्रबंधन है, ये सब कुछ है हमारे सामने है कि हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें, ये प्रश्न है। कह रहे पूरा वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं
कि हमें प्राचीन काल में सिंचाई के लिए पत्थर और मलबे से बने बांध, जलाशय अथवा झील, तटबंध, नहर की उत्कृष्ट जलाकृति बनाई गई है। इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमने परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है। यानी कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग पानी का प्रिजर्वेशन कोई आज की नई बात है। हमारे वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दस्तावेज में ये चीज साफ झलकती है। क्लियर है? अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए गए हैं और कह रहे हैं कि अधिकतर जो नदियां हैं उनके जो बेसिन हैं उनमें क्या बनाए गए हैं, आपका बांध बनाए गए। जैसे महानदी बेसिन में हीराकुंड बांध परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। क्या बनाया हमने? महानदी। अब आपके लिए प्रश्न है कि महानदी किस स्टेट में बहती है और हीराकुंड बांध किस महानदी परियोजना पर है। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजना को उपनिवेश काल में ही बनाई गई बाधाओं को पार करते हुए देश के विकास और समृद्धि के रास्ते ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया है। जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा करते थे। क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है? तो हो गया डैम को, बांधों को। किसने कहा है? तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उद्योग, नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। यानी कि एग्रीकल्चर, गांव, इंडस्ट्री, सिटी इकोनॉमी जो है वो आपका सब कुछ समन्वित लेकर आपका एक बहुत बड़े डेवलपमेंट के रूप में हमारे सामने चलेगी और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का रूप हमारे सामने निकलेगा। ठीक, ये किसके माध्यम से बात कर रहे हैं? इन्हीं बांध की बात कर रहे हैं। अभी देखिए हीराकुंड बांध बना हुआ है। इस तरह के कुछ चेक डैम होते हैं, ये ही बोलते हैं, ये है आपका सरोवर। ये यहाँ पूरा पीछे से पानी आता है, यहाँ स्टोर होता है। ये बांध है और यहाँ से फाटक उठा दिए जाते हैं। जितना पानी चाहिए होता है उतना हम लोग सिंचाई के लिए करते हैं। और इसी तरह से आपका नहरें जो होती हैं वो बांधों से जोड़ दी जाती है और इन्हें आम भाषा में बैराज भी बोलते हैं, जहाँ पानी को रोकते हैं। बांध और बैराज में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, मौका मिले तो कभी हाथीकुंड बैराज को देखिए, आपके पास में है। और बहुत सारे ऐसे बैराज हैं जो आपको नदियों पर मिलेंगे। देख लें आप। चलिए, जितना हमने एक बार पढ़ा है पूरे का रिवीजन कर लेते हैं और देख लेते हैं किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी तो नहीं है। फिर कल हम बांधों के जो महत्व हैं, इन महत्व पर हम लोग और अच्छे से गौर करेंगे और देखेंगे क्या है। तो बहुउद्देशीय आपका नदी परियोजना क्या है, इसका हमने प्राचीन के रूप से देखा। किस तरह से हम लोग विद्युत आपूर्ति में हैं। कैसे आप देख पा रहे हैं कि भारत का कुल विद्युत उपयोग जो है लगभग 22% हम लोग जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो काफी बड़ी मात्रा है। और एमएलसी वगैरह और कैसे हर जगह पर आपका पानी का हम लोग जल का उपयोग करते हैं और जल किस तरह से एक समस्या बनी हुई है, एक हम लोग इसका कैसे इसका मैनेजमेंट करें, ये भी हमारे सामने एक टास्क है। ये सारी चीजें हैं जिनको हम लोग आपका गौर करके एक एक करके इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा चैप्टर है, अभी इतना हमने पढ़ा है। इसमें किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, नहीं है तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।